जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार आनंद के बारे में। ये है कौन? तो एक पॉलिटिशियन है, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री हैं। इनके जीवन परिचय को हम देखेंगे, इनके संघर्षों को देखेंगे, लेकिन आज इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी आजकल भ्रष्टाचार के आरोप में लगी पड़ी है। मतलब कि उसके ऊपर गाजगिरी पड़ी है। पहले तो मनीष सिसोदिया पकड़े गए, फिर उसके बाद संजय सिंह पकड़े गए, अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उम्मीद है कि अगर किसी मामले में इनके खिलाफ सबूत मिलता है तो इनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ईडी के पास जाने से पहले ही उनके मंत्री राजकुमार आनंद, जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री हैं और पटेल नगर विधानसभा से विधायक हैं, उनको उनके घर पर और उनके साथियों यानी कि उनके जो सहयोगी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के घरों पर, लगभग 1 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के घरों पर जो दिल्ली एनसीआर में हैं, उन सब के घरों पर ईडी का छापा चल रहा है। तो आज हम जानेंगे, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं राजकुमार आनंद। राजकुमार आनंद के जीवन के संघर्षों को जानेंगे, किस प्रकार से वो मंत्री बने हुए थे। पहले हम जानते हैं कि राजकुमार आनंद पिछले 2.5 साल से पटेल नगर विधानसभा से विधायक है। उन्हें यहाँ की जनता ने बहुत सारा प्यार दिया है। लोगों की माने तो इस छोटी सी अवधि में राजकुमार ने अपनी विधानसभा के हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। राजकुमार की मेहनत और सादगी अरविंद केजरीवाल को भी पसंद है और इन दोनों की जोड़ी भी लगातार चर्चा में बनी रहती है। राजकुमार आनंद कोरोना काल में 2 बार कोरोना के चपेट में भी आ चुके हैं। ये 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन बिना रुके अपने क्षेत्र की जनता की मदद करते रहे। अप्रैल मई के दौरान जब दिल्ली में ऑक्सीजन बेड की कमी होने लगी, तब इन्होंने चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुलाकर पटेल नगर में 40 ऑक्सीजन बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाया। इस प्रयास से लोगों का इलाज हुआ और लोगों की जान बची। समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका नाम आता है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी राजकुमार का विशेष योगदान है। वंचित तबके के लोगों की बेहतरी के लिए अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आनंद पथ फाउंडेशन का इन्होंने निर्माण किया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक अभाव से जूझ रहे बच्चों के लिए डॉक्टर अंबेडकर पाठशाला के नाम से एक ट्यूशन सेंटर की भी इन्होंने शुरुआत की है। इनकी पढ़ाई की बात करें तो ट्यूशन से निकाला कौन? इनके टीचर ने। स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई भी राजकुमार ने मुश्किल से की। एमए और एलएलबी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हालात फिर भी नहीं सुधरे तो फैक्ट्रियों के बाहर फेंके गए फोम के तकिए बनाना शुरू किया। अथक प्रयास के बाद वह रैक्सीन लेदर के एक सफल व्यवसायी भी बन चुके थे। इन्होंने बाल मजदूरी भी अपने जीवन काल में किया है। राजकुमार आनंद को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए अलीगढ़ के ताला फैक्ट्री में एक बाल मजदूर के रूप में भी काम करना पड़ा। यह राजकुमार का जुनून ही था कि उन्होंने अध्ययन जारी रखा। राजकुमार खुद मानते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई करना पसंद था तो ही लगातार इसमें लगे रहे और पढ़ाई करते रहे। यही वजह है कि पढ़ाई जारी रखने के लिए बाल मजदूरी का भी इन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये बाल मजदूरी कर रहे हैं। बात करते हैं, जब मुश्किलों की हालात बढ़े तो ये अपने नाना नानी के घर पहुंचकर वहां पर रहने लगे। नाना नानी के घर पहुंचकर भी राजकुमार आनंद की मुश्किलें आसान नहीं हुई। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली। अभाव का सिलसिला यहाँ पर भी रहा, क्योंकि उनके नाना कबाड़ी का काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी जिससे वे अपने नाती पोते को पढ़ा सके। तो ये अपने नाना के घर पहुँचते कैसे हैं? इनके नाना के घर पहुँचने से पहले इनके जो आर्थिक हालात हैं वो खराब हो चुके थे। पटेल नगर विधानसभा से आम आदमी विधायक राजकुमार आनंद की जीवन यात्रा बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रही। पटेल नगर इलाके में फिलहाल बेहद लोकप्रिय आप नेता राजकुमार ने आर्थिक तंगी को बेहद करीब से देखा और आर्थिक अभाव के कारण उनके माता पिता को राजकुमार को नानी के घर पर छोड़ना पड़ा था, जो कि अलीगढ़ में है। और वहीं अलीगढ़ के मशहूर तालों के फैक्ट्रियों में इन्हें काम करना पड़ा। इनके बारे में विकिपीडिया की अगर हम देखें, जो राजकुमार आनंद की विकिपीडिया लगी हुई है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं इनके बारे में। इनका जो चुनाव क्षेत्र है पटेल नगर है। कार्यकाल जो इन्होंने ग्रहण किया है 11 फरवरी 2020 को ग्रहण किया है। राजनीतिक दल इनकी आम आदमी पार्टी है। जीवन संगिनी यानी कि इनकी पत्नी वीणा आनंद है। निवास स्थान नई दिल्ली है। और शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जाए यानी कि शैक्षणिक संबद्धता कहाँ से पढ़ाई की है, तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से पढ़ाई की है। ऐसा मतलब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और झांसी से इन्होंने पढ़ाई की है। और ये सारी चीज़ें इनके बारे में निकल के आती हैं। फिलहाल ये इस समय ईडी के घेरे में है। जब इतना हमने जान लिया है राजकुमार आनंद के बारे में, तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि ईडी क्या होती है। जिस ईडी ने राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापा मारा है
उनके घर पर छापा मारा है। साथ ही साथ देश के बहुत बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के घर छापा मारा है और आम आदमी पार्टी के पीछे तो हाथ धोके पड़ी हुई है। यानी कि आम आदमी पार्टी के ये चौथे नेता हैं राजकुमार आनंद। पहले मैंने बताया कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और चौथे नंबर पर राजकुमार आनंद है। फिलहाल अभी ये मामला स्पष्ट नहीं है कि राजकुमार आनंद को किस मामले में ये पूछताछ की जा रही है। ईडी क्या है? ईडी के नाम की बात करेंगे तो इसे प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जाना जाता है। इसके अंग्रेजी नाम की बात करेंगे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से जाना जाता है। यह एक भारत की सरकारी एजेंसी है। यह भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने और आर्थिक कानूनों को लागू कराने का काम करती है। यानी कि पैसे का अगर भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन का भ्रष्टाचार हुआ, तो उन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखती है और आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। ईडी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और पूरे देश में इसके क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं। इसके हेड प्रवर्तन निदेशक हैं जो एक IRS ऑफिसर होते हैं। इसे कब बनाया गया था? तो 1 मई 1956 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली, भारत में है। जिम्मेदार मंत्रालय की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन ये आता है। और प्रवर्तन निदेशक जो प्रवर्तन होते हैं तो ये IRS अधिकारी होते हैं। और इसकी जो वेबसाइट होती है वो होती है, इसका पूरा नाम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट.gov.in। ये बनाई क्यों गई थी, गठन क्यों हुआ था, इसकी बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से ईडी का गठन किया गया था। ईडी को अपना आज का नाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 1957 में मिला था। यानी कि ईडी जो नाम इसका हुआ था प्रवर्तन निदेशालय 1957 में 1957 में किया गया। ईडी को वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। ईडी के तहत जो काम होते हैं उनमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जिसे PMLA कहते हैं, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसे फेमा कहा जाता है FEMA, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है जिसे FEOS कहा जाता है, और FERA जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973। तो ये इसके कानून हैं। ईडी के उद्देश्यों की बात करेंगे तो इसके दो प्रमुख कार्य हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लागू करवाना है। गलत तरीके से कमाया गया धन जिसे किसी तरीके से वैध बनाया गया हो, उस पर टैक्स छिपाया गया हो, उस पर भी छापेमारी ये करती है। ईडी के छापेमारी के जो अधिकार हैं अगर हम उसकी बात करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स, फ्रॉड और आपराधिक मामलों में जांच का अधिकार ईडी, CBI और IT का होता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी एक ऐसी केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं या किसी को भी समन भेजने, मुकदमा चलाने के लिए सरकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने खुद के अधिकार रखती है। ईडी बिना अनुमति के छापा मार सकती है और संपत्ति की जब्ती भी कर सकती है, किसी की संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। तो ईडी के बारे में हमने बताया। और राजकुमार आनंद सामाजिक कल्याण मंत्री दिल्ली सरकार, जिनके घर पर इसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या दिल्ली शराब घोटाला जो है यानी कि दिल्ली लीकर केस का मामला है। किस मामले में इनके ऊपर आरोप तय किए जा रहे हैं या इनके ऊपर जांच हो रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं होगा। जैसे ही स्पष्ट होगा उसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।